Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing well. I'm Mrs. Rita Segal, and you all know me as your economics teacher. So, today I'm here again with the class 10th economics chapter number 4, globalization and the Indian economy. Let's start with the chapter. The chapter that we are going to start is chapter number 4, globalization and the Indian economy. So we are going to read in this chapter what is the globalization and how it affected the Indian economy and all the economies over the world. So first of all, we should understand the meaning of globalization. As we will go through this chapter, you will understand what is globalization. So basically, globalization is related with the trade, business से related term है ये. और globalization, let's start and you will understand. So till the middle 20th centuries, production was largely organized within the countries. मिडल 20th सेंचुरी तक क्या था, जो प्रोडक्शन प्रोसेस का टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस जो भी होता है डेट वाज ऑर्गेनाइज्ड विद इन द कंट्री. किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन जो है वो एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर ही होता था. और व्हाट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज, तो कंट्री की बाउंड्री क्रॉस करके मीन्स दूसरी कंट्रीज तक क्या जाता था, रॉ मटेरियल, फूड स्टफ और फिनिश्ड गुड्स जाते थे. Colonies such as India exported raw materials and food stuff and imported finished goods. इंडिया जैसी कॉलोनीज क्या करती थी, रॉ मटेरियल और फूड स्टफ एक्सपोर्ट करती थी. जैसे आपको पता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को कैप्चर किया तो वो यहाँ से कॉटन यानी कच्चा कपास यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे और वहाँ से क्लॉथ बनकर इंडिया में इम्पोर्ट होता था. फूड स्टफ, मसालों का इम्पोर्ट इंडिया का, एक्सपोर्ट इंडिया का बहुत फेमस है. सो ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज. तो दूर दराज की कंट्रीज से कैसे रिलेशन होते थे, विद ट्रेड होते थे. दिस वॉज बिफोर मीन्स ये जो सारा सिनेरियो है कि सिर्फ जो प्रोडक्शन प्रोसेस कंट्री की बाउंड्री के अंदर ही ऑर्गेनाइज्ड है और सिर्फ रॉ मटेरियल, फूड स्टफ और फिनिश प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, ऐसा तब तक था जब तक मल्टीनेशनल कंपनीज सीन में इमर्ज नहीं हुई. व्हाट आर मल्टीनेशनल कंपनीज, नेम से ही क्लियर होता है. मल्टी मीन्स मैनी, नेशनल जो बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेट करती हैं, एंड क्या ऑपरेट करती हैं, कंपनीज. तो ऐसी कंपनीज जो बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेट करती हैं, दे आर कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज. ओके, गॉट इट. सो वी शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ एमएनसीज कि एमएनसीज वर्क कैसे करती हैं. MNC is a company that owns or control production in more than one nation. MNC एक ऐसी कंपनी है जो ओन करती है या कंट्रोल करती है प्रोडक्शन एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्रोडक्शन पर प्रोसेस. सपोज आप एक एग्जांपल लो, कार की मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल ले लेते हैं. सबसे पहले क्या होता है, कार का डिज़ाइनिंग होती है, कार का डिज़ाइन बनता है, फिर वो डिज़ाइन आगे पास होके उसके पार्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं. आगे पार्ट्स मैन्युफैक्चर हो गए, फिर पार्ट्स की असेंबलिंग होगी और आफ्टर असेंबलिंग जो है वो कार्स जो है आगे डिफरेंट कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होंगी. तो ये पूरा एक कार का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है. तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के केस में क्या होता है कि कार की डिज़ाइनिंग किसी कंट्री में हो रही है, कार के पार्ट्स दूसरी कंट्री में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, असेंबलिंग किसी और कंट्री में हो रही है और फाइनली वो अलग अलग कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हो रहे हैं. सो एमएनसी इसका प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसे ऑर्गेनाइज होता है. फिर एमएनसी क्या करती हैं, एमएनसी सेटअप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज. तो एमएनसीज ऐसे जगह पे अपने ऑफिसेज या फैक्ट्रीज सेट करती है जहाँ पे उनको चीप लेबर मिले और बाकी सारे रिसोर्सेज भी उनको कम रेट पे अवेलेबल हो. दिस इज़ डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लो एंड द एमएनसीज कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट. सी, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम कॉस्ट पे अवेलेबल होंगे या लो कॉस्ट पे अवेलेबल होंगे तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होगा, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करेंगे. तो एमएनसीज का जो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग ही होता है. और क्यों, कैसे वो अर्न करते हैं, अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में जहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम प्राइस पे अवेलेबल हो. ओके, गॉट इट. MNC is not only selling its finished products globally, but more important, the goods and services are produced globally. See, focus on the words finished products and produced globally. MNC सिर्फ अपने finished products ही globally मतलब पूरे वर्ल्ड में नहीं एक्सपोर्ट करती हैं, बल्कि गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली. उनके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो उनकी प्रोडक्शन भी ग्लोबली होती है. ग्लोबली मतलब अब अलग अलग देशों में होती है. एज अ रिजल्ट
प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कम्प्लेक्स वेज। अब प्रोडक्शन प्रोसेस जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग कंट्रीज में स्कैटर हुआ है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो एमएनसीज का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम्प्लेक्स वे में ऑर्गेनाइज हुआ होता है। प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग कहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कहीं है, असेंबलिंग कहीं है। तो इस सारे प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करना डेफिनेटली इट इज़ ए complex procedure. The production process is divided into small parts and spread across the globe. प्रोडक्शन प्रोसेस जो पूरा किसी भी प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो स्मॉल पार्ट्स में आगे डिवाइड होके पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह स्प्रेड हुआ है। देखें कैसे अब हम देखते हैं कि एमएनसीज कैसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को चूज़ करती हैं। फॉर एग्जांपल चाइना प्रोवाइड्स द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। चाइना में अगर कोई भी अपनी कंपनी को सेटअप करती है, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी, तो वहाँ पे उनको जो मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है वो चीप यानी लेस प्राइस पे अवेलेबल होती है। मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप आर यूजफुल फॉर देयर क्लोजनेस टू द मार्केट्स इन द यूएस एंड यूरोप। मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ से यूएस और यूरोप की मार्केट्स ईजिली अवेलेबल हैं, क्लोज हैं वहाँ से, तो वहाँ पे जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ईजी हो जाता है। इंडिया हैज़ हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स। आपको पता ही है ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया के इंजीनियर्स डोमिनेट करते हैं। तो इंडिया हैज़ हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हु कैन अंडरस्टैंड द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इंडिया के इंजीनियर्स की बहुत डिमांड है क्योंकि इंडिया के इंजीनियर्स बहुत स्किल्ड होते हैं और वो प्रोडक्शन के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर लेते हैं। In general, MNCs set up production where it is close to the markets. तो MNCs ऐसे प्रोडक्शन को सेटअप ऐसे करती है जहाँ से उनका मार्केट्स के क्लोज हो। Where there is skilled and unskilled labor available at the low cost, लेबर उनको लो कॉस्ट पे अवेलेबल हो। Where the availability of other factor of production is assured, जहाँ पे प्रोडक्शन के बाकी जो फैक्टर्स हैं वो हमें ईजिली असेसेबल हो। इन एडिशन MNCs might look for government policies that look after their interest. और एमएनसीज ऐसी कंट्रीज़ में भी इन्वेस्ट करना प्रेफर करती हैं जहाँ जहाँ पे दूसरी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के फेवर में हो और वहाँ पे उन एमएनसीज के इंटरेस्ट का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। Having assured themselves of these conditions, MNCs set up factories and offices for production. जब MNC की ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो MNCs अपनी फैक्ट्री सेट करती हैं फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। द मनी डेट इज स्पेंड टू बाय एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। MNCs जो सारा एक्सपेंस करती हैं जैसे लैंड के लिए, बिल्डिंग के लिए, मशीन के लिए और अदर इक्विपमेंट्स जो भी उनको रिक्वायरमेंट चाहिए, तो दीज जो एक्सपेंडिचर है इसको क्या कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNCs इज़ कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो MNCs जो इन्वेस्टमेंट करती हैं दूसरी कंट्रीज़ में उसको क्या कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यूके की कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती है तो वो इंडिया के लिए वो इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। एंड इन्वेस्टमेंट इज़ मेड विद द होप दैट दीज एसेट्स विल अर्न प्रॉफिट। तो ये इन्वेस्टमेंट MNCs क्यों करती हैं, इस होप से कि इस इन्वेस्टमेंट से उनको प्रॉफिट अर्न होगा। नाउ वी विल स्टडी कि MNCs दूसरी कंट्रीज़ में अपना प्रोडक्शन प्रोसेस या ऑफिसेज कैसे सेटअप करती हैं। एट टाइम MNCs सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम ऑफ दी लोकल कंपनीज ऑफ दीज कंट्रीज़। जिस भी कंट्री में MNC अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को सेटअप करना चाहती है वो क्या करती हैं, समटाइम्स जो वहाँ के वो लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनसे हाथ मिला लेती हैं, उनका जॉइंट वेंचर हो जाता है जिससे फिर वो कंपनीज अपना प्रोडक्शन दूसरी कंट्री में करती हैं। फॉर एग्जांपल आपने मारुति सुजुकी के बारे में सुना है। मारुति इज़ एन इंडियन कंपनी, सुजुकी इज़ अ जापानीज़ कंपनी। तो मारुति सुजुकी का कोलैबोरेशन हुआ और जिससे मारुति सुजुकी ब्रांड एग्जिस्टेंस में आया और सुजुकी का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में स्टार्ट हुआ। हीरो होंडा इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस जहाँ पे हीरो होंडा का जॉइंट वेंचर हुआ और एक MNC जो होंडा कंपनी है, जैसे हीरो इंडिया की कंपनी, होंडा जापानीज़ कंपनी, इन दोनों ने अपने जॉइंट वेंचर से एक नया ब्रांड एग्जिस्टेंस में लाया और ये होंडा कंपनी ने इंडिया में अपना प्रोडक्शन, इंडिया में अपनी मार्केट सेटअप की। द बेनिफिट टू द लोकल कंपनी ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इज़ टू फोल्ड। लोकल कंपनी मीन्स जो हमारी अपनी कंट्री की कंपनी है उसको
इस जॉइंट प्रोडक्शन से क्या फ़ायदा होता है? फर्स्ट, MNCs कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन फॉर फास्टर प्रोडक्शन। MNCs जो हैं लोकल कंपनीज़ की कैसे हेल्प करती हैं, उसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट करके बेटर मशीन्स प्रोवाइड करके जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस फास्टर हो। सेकेंड, MNCs माइट ब्रिंग विद दैम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। सो MNCs अपने देश की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र करती हैं। तो टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट का इसमें दो तरह से फ़ायदा होता है लोकल कंपनी को। जैसे हमें पता है कि USA की टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप्ड है, और अगर USA की कोई कंपनी इंडिया में अपना कोई जॉइंट वेंचर करती है किसी इंडिया की लोकल कंपनी के साथ, तो डेफिनेटली एक तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी ज़्यादा, और दूसरा अपनी टेक्नोलॉजी भी इंडिया में इंट्रोड्यूस करेगी जिससे उसका प्रोडक्शन फास्टर हो और उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी मेंटेन हो। ऐसा नहीं है कि दूसरी कंट्री में जाके उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब कर दी तो उसके प्रोडक्ट की डिमांड ख़त्म हो जाएगी। तो MNCs को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी भी मेंटेन करके रखनी होती है। तो इससे जो दूसरी कंपनी है, जो लोकल कंपनी है, उनको न्यू टेक्नोलॉजी भी मिलती है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी मिलती है, तो जिससे उनका प्रोडक्शन प्रोसेस और इम्प्रूव हो जाता है। But the most common route for MNC investment is to buy up local companies and then to expand production. एक हमने फर्स्ट अभी प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा कि MNCs लोकल कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर कर रही हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन मेथड MNCs का है वो क्या करती हैं, वो दूसरे कंट्रीज़ की लोकल कंपनीज को ही खरीद लेती हैं, अपना कंपटीशन ही ख़त्म कर देती हैं लोकल मार्केट के साथ। ठीक है, तो MNCs विद ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइट ईजिली डू सो। तो बड़ी बड़ी MNCs जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसे हैं, वो डेफिनेटली ऐसे काम आसानी से कर लेती हैं। तो देयर इज़ अनदर वे इन विच MNCs कंट्रोल प्रोडक्शन। एक और भी तरीका है जिससे MNCs दूसरी कंट्रीज़ में अपनी प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं। वो कैसे करती हैं? लार्ज MNCs इन डेवलप कंट्रीज़ प्लेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स। डेवलप्ड कंट्रीज़ की बड़ी बड़ी MNCs क्या करती हैं कि दूसरी कंट्रीज़ में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में या जिस कंट्री में वो इन्वेस्ट करना चाहती है वहाँ के लोकल प्रोड्यूसर्स को अपने ऑर्डर्स पास कर देती हैं कि हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए, इस क्वालिटी की चाहिए, ये पैरामीटर्स आपको, जैसे कलर, साइज़, स्टफ़, ये सब आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। और हमें तो लोकल प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, वो मैन्युफैक्चर करते हैं, वो उनको ट्रांसफ़र करते हैं। तो MNC क्या है, अपना ब्रांड लोगो लगा के उसको आगे मार्केट में सेल करती हैं। ये आपने बहुत बार टीवी में भी देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा कि लोग टेंडर्स अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कंपनी, जिसमें वो अपने रेट्स कोट करते हैं कि हम आपको ये प्रोडक्ट इस प्राइस पे प्रोवाइड करेंगे। तो जो सबसे अच्छी मतलब कम प्राइस पे सेम क्वालिटी ऑफर करता है उस कंपनी को वो ऑर्डर मिल जाता है, उस कंपनी का टेंडर पास हो जाता है। तो ये जो लोकल कंपनीज क्या करती हैं, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ MNC के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती हैं, वहाँ पे उनके पास भेज देती हैं और वो अपना लोगो लगाकर आगे वो मार्केट में उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो वी हैव स्टडीड कि देयर आर 3 वेज बाय विच MNCs आर एक्सप्लोरिंग अदर कंट्रीज। फर्स्ट, by the joint venture. Second, by buying the local companies. And third, by placing orders for production with the small producers. Got it? We have some examples now. Garments, footwear, sports items are examples of industries where production is carried out by large number of small producers around the world. जो थर्ड टाइप हमने किया कि जहाँ पे MNCs लोकल प्रोड्यूसर्स को अपने प्रोडक्ट्स के ऑर्डर दे देती हैं, उनमें जो मेन प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, गारमेंट्स है, फुटवेयर है, स्पोर्ट्स आइटम्स हैं। तो ऐसी इनकी जो प्रोडक्शन होती है वो लोकल प्रोड्यूसर करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द MNCs, और फिर वो अपना ब्रांड लोगो लगाकर आगे सेल करते हैं। The products are supplied to the MNCs which then sell these under their own brand names to the customer. These large MNCs have tremendous power to determine quality, delivery and labor conditions for these distant producers. ये MNCs wealthy MNCs हैं और इनके पास इतनी पावर होती है कि ये क्वालिटी, डिलीवरी और लेबर कंडीशंस को वह अपनी कंट्री से भी दूसरे कंट्री में कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर इनकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो ये ऑर्डर्स कैंसिल भी कर सकते हैं, जिससे प्रोड्यूसर्स को बहुत लॉस होता है। ऐसा आपने बहुत सारे टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा, बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा, करेक्ट? Thus we see that there are a variety of ways in which the MNCs are spreading their production
and interacting with the local producers in various countries across the globe. तो हमने देखा कि MNCs अलग अलग तरीके से अपना प्रोडक्शन उन्होंने फैला रखा है दूसरी कंट्रीज़ में भी, लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ इंटरेक्ट करने के उनके अलग अलग तरीके हैं और वो हमने सारे तरीके पढ़े हैं. बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप विद द लोकल कंपनीज, लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके, बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज, बाय क्लोजली कम्पीटिंग विद द लोकल कंपनीज और बाइंग दैम अप. ये हमने तीनों केसेस पढ़े. लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके, लोकल कंपनीज को ऑर्डर दे के और लोकल कंपनीज को खरीद के. MNCs are exerting a strong influence on production at these distant locations. MNCs का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है प्रोडक्शन प्रोसेस पे, डिस्टेंट लोकेशन पे भी, मतलब दूर की कंट्रीज पे भी. एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्पर्स्ड लोकेशन गेटिंग इंटरलिंक्ड. तो ऐसे जगह जगह प्रोडक्शन प्रोसेस फैला हुआ है और MNCs की वजह से ये प्रोडक्शन प्रोसेस आपस में लिंक करते हैं. कैसे? डिज़ाइनिंग एक जगह है, प्रोडक्शन दूसरी जगह है. डिज़ाइनिंग पास हुई प्रोडक्शन प्रोसेस पे, प्रोडक्शन प्रोसेस ने मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ने पार्ट्स मैन्युफैक्चर किए, फिर दूसरी जगह भेजे गए जहाँ पे उनकी असेंबली होगी और फिनिश्ड प्रोडक्ट फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट किया जाएगा. So these production processes are widely dispersed and interlinked too. Very good example of MNC in India is given in your NCERT book. Example is of Ford Motors. Ford Motors is an American company, is one of the world's largest automobile manufacturers with production spread over 26 countries of the world. Ford Motors एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है जिसका प्रोडक्शन प्रोसेस 26 कंट्रीज में फैला हुआ है. Ford Motors came to India in 1995 and spent rupees 1700 crore to set up a large plant near Chennai. So 1995 में Ford Motors ने इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और बाय स्पेंडिंग रुपीज 1700 crores. This was done in collaboration with Mahindra and Mahindra, a major Indian manufacturer of jeeps and trucks. और ये Ford Motors ने कैसे किया? By collaborating with Mahindra and Mahindra. Mahindra and Mahindra का नाम सबने सुना हुआ है. We all are well aware of it. So by the year 2017, Ford Motors was selling 88,000 cars in the Indian markets, while another 181,000 cars were exported from India to South Africa, Mexico, Brazil and USA. तो टोटल जो नंबर ऑफ कार्स फॉर्ड मोटर्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है उसमें से 88,000 कार्स दे आर फॉर इंडियन मार्केट, while the remaining 181,000 cars are exported to different countries from India to South Africa, Mexico, Brazil and USA. The company wants to develop Ford India as a component supplying base for its other plants across the globe. तो Ford Motors क्या चाहती है कि जो उनका Ford India है, जो इंडिया में उनकी लोकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन Ford India के नाम से, वो उसको एक component supplying base मीन्स जो कार के कंपोनेंट्स हैं वो सप्लाई करने वाला लोकेशन वो उसको बनाना चाहती हैं, जिससे ये कंपोनेंट्स अलग अलग कंट्रीज़ में भेजे जाएंगे, वहाँ असेंबल होंगे और फिर आगे मार्केट में सेल किए जाएंगे. सी वेरियस मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. सी मैनी आर देयर. वी आर सम of these we are already available. For example, HP, Oracle, Colgate, Xerox, Unilever, Sony. These are the famous multinational companies all over the world. Many are there. These are few in front of you. अब आते हैं फॉरेन ट्रेड पे. फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट. फॉरेन ट्रेड और मार्केट का इंटीग्रेशन कैसे होता है? फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज. फॉरेन ट्रेड मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ही जो मेन कनेक्शन का रीज़न था कंट्रीज़ में. In history, you would have read about the trade routes connecting India and South Asia to markets both in the East and West and the extensive trade that took place along these routes. History में आपने पढ़ा होगा different trade routes जो इंडिया और साउथ अफ्रीका को और मार्केट्स के साथ कनेक्ट करते थे. और आपने ये भी सुना है कि that it was trading interest which brought India various trading companies such as the ईस्ट इंडिया कंपनी टू इंडिया. ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले इंडिया में ट्रेड के लिए ही आई थी, वो एक बिजनेस के पर्पज से ही आए थे. सो व्हाट देन इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड का बेसिक, तो फॉरेन ट्रेड का बेसिक फंक्शन क्या है? टू पुट इट सिंपली,
Foreign trade creates an opportunity for the producer to reach beyond the domestic market, that is market of their own countries. तो फॉरेन ट्रेड से क्या होता है कि जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट, हमारी लोकल मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं वो भी दूसरी कंट्रीज़ में सेल किए जा सकते हैं या बेचे जा सकते हैं. सपोज एक क्लॉथ शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो 1000 शर्ट पीस मैन्युफैक्चर करती है और हमारी कंट्री में उसकी रिक्वायरमेंट 200 पीसीस की है. तो 800 पीसेस ऑफ शर्ट उसके पास एक्स्ट्रा हैं और अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि ये 800 पीसेस वो दूसरी इस कंट्री में सेल कर सकता है तो डेफिनेटली वो ज़्यादा अर्न करेगा. तो ये कैसे पॉसिबल है? ड्यू टू फॉरेन ट्रेड ओनली. Producers can sell their produce not only in markets located within the country but can also compete in the markets located in other countries of the world. तो प्रोड्यूसर सिर्फ अपनी लोकल मार्केट में नहीं बाकी कंट्रीज़ की मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और अगर दूसरी कंट्रीज़ की मार्केट में वो अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वहाँ के प्रोडक्ट्स के साथ उनका कंपटीशन होगा. तो वो भी क्या चाहेंगे कि उनका जो अपना प्रोडक्ट है वो भी दूसरी कंट्रीज़ के प्रोडक्ट की क्वालिटी से मैच करे ताकि अपनी प्रोडक्ट की वो ज़्यादा सेल कर पाएँ. सिमिलरली फॉर द बायर्स, और बायर्स के लिए क्या इफेक्ट है फॉरेन ट्रेड का? सपोज अब आप बताओ, अगर हम मार्केट में जाते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ़ चॉइसेस अवेलेबल हैं. हर इम्पोर्टेड गुड्स भी अवेलेबल है, इम्पोर्टेड ब्रांड्स अवेलेबल हैं. तो बायर के लिए क्या है? बायर के लिए चॉइसेस अवेलेबल है. बायर को बहुत सारी चॉइसेस मिल जाती हैं कि उसको लोकल प्रोडक्ट खरीदना है या ब्रांडेड इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स खरीदना है. तो जिसकी क्वालिटी बेटर होगी डेफिनेटली लोग शो ऑफ करने के लिए भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, राइट. Similarly, for the buyers, import of goods produced in another country is one way of expanding the choice goods beyond what is domestically produced. तो बायर के पास सिर्फ अपने लोकल कंट्री के प्रोडक्ट ही नहीं, सिर्फ अपनी कंट्री के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट ही नहीं, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हैं उसके पास वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस अवेलेबल है. वी हैव अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडिया. आप मार्केट में जाओ, आप देखोगे हर टॉय जो अवेलेबल है वो मेड इन चाइना है. तो क्यों ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ये कैसे आए चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडिया? लेट्स सी. Chinese manufacturer learn of an opportunity to export toys to India where toys are sold at high prices. चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स ने देखा कि इंडिया में जो टॉयज़ हैं, जो वहाँ के लोकल मैन्युफैक्चर्ड टॉयज़ हैं वो बहुत ही हाईली प्राइस्ड हैं, उनकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा है. तो उन्होंने क्या किया? अपने प्लास्टिक टॉयज़ इंडिया में एक्सपोर्ट करने स्टार्ट कर दिए और वो भी कम प्राइस पे. बायर्स इन इंडिया नाउ हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज़ टॉयज़. अब इंडियन बायर्स के पास क्या है? इंडियन टॉयज़ की भी चॉइस अवेलेबल है और चाइनीज़ टॉयज़ की भी चॉइस अवेलेबल है. सो बिकॉज ऑफ द चीपर प्राइजेस एंड द न्यू डिज़ाइन, चाइनीज़ टॉयज़ बिकम मोर पॉपुलर इन द इंडियन मार्केट. तो कम प्राइस होने की वजह से और नए डिज़ाइन होने की वजह से चाइनीज़ टॉयज़ इंडिया में बहुत पॉपुलर हो गए. Within a year, 70 to 80% of the toy shops have replaced Indian toys with the Chinese toys. तो विदिन अ ईयर मतलब साल में ही जो इंडिया की मार्केट है, टॉय मार्केट, 70 to 80% ऑफ द टॉयज़ दे आर डोमिनेटेड बाय चाइनीज़ टॉयज़. टॉयज़ आर नाउ चीपर इन द इंडियन मार्केट्स देन अर्लियर. अब मार्केट में जो टॉयज़ हैं वो कम प्राइस पे अवेलेबल हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, जहाँ पे सिर्फ इंडियन टॉयज़ ही अवेलेबल थे जो कि हाईली प्राइस्ड थे. सो एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेड की वजह से चाइनीज़ टॉयज़ कम इनटू द इंडियन मार्केट. चाइनीज़ टॉयज़ को मौका मिला कि वो इंडियन मार्केट में आए. इन द कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज़ टॉयज़ प्रूव बेटर. चाइनीज़ टॉयज़ की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेटर पाई गई एज़ कम्पेयर टू द इंडियन टॉयज़. इंडियन बायर्स हैव अ ग्रेटर चॉइस ऑफ टॉयज़ एट अ लोअर प्राइजेस. अब उनके पास टॉयज़ की चॉइसेस बढ़ गई और वो भी लेस प्राइस पे. फॉर द चाइनीज़ टॉय मेकर्स दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी एंड बिजनेस. अब चाइनीज़ टॉय मेकर्स को क्या मिल गया? एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, एक बिजनेस मिल गया. द ऑपोजिट इज़ ट्रू फॉर इंडियन टॉय मेकर्स. और इंडियन टॉय मेकर्स के लिए क्या हुआ? ये बिल्कुल ऑपोजिट हुआ कि उनकी जो मार्केट है वो लूज़ हो गई उनसे. उनकी मार्केट जहाँ उनके प्रोडक्ट सेल होते थे, अब वहाँ जो बायर्स है वो चाइनीज़ टॉयज़ को प्रेफर कर रहे हैं, तो उनकी मार्केट शेयर कम हो गई. दे फेस लॉसेस. उनको नुकसान हुआ एज देयर टॉयज़ आर सेलिंग मच लेस. एक तो पहले ही उनके टॉयज़ हाई प्राइस थे और अब चाइनीज़ टॉयज़ का कंपटीशन होने की वजह से उनके टॉयज़ की सेल कम हो गई और उनको लॉस फेस करना पड़ा.
In general, with the opening of trade, goods travel from one market to another. तो ट्रेड ओपन होने से मतलब अगर हम दूसरी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स को भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इट्स कॉल्ड ओपनिंग ऑफ ट्रेड. गुड्स ट्रैवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर. चॉइसेस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेस. अब मार्केट में हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल हैं. प्राइजेस ऑफ सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट्स टेंड्स टू बिकम इक्वल. सेम गुड्स अगर दो मार्केट में सेम प्रोडक्ट्स हैं, सेम गुड्स हैं, तो उनकी प्राइजेस सिमिलर होनी चाहिए. एंड प्रोड्यूसर्स इन द टू कंट्रीज नाउ क्लोजली compete अगेंस्ट ईच अदर इवन दो दे आर सेपरेटेड बाय थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स. तो फॉरेन ट्रेड से क्या होता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन वो अपनी प्रोडक्ट के लिए एक दूसरे से compete कर रहे हैं क्योंकि एक दूसरे के प्रोडक्ट अलग अलग मार्केट्स में अवेलेबल हैं. तो उनके प्राइजेस भी ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा प्राइस डिफरेंस होगा तो डेफिनेटली कंज्यूमर जो है वो चीपर प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा. So foreign trade thus result in connecting foreign markets और integration of markets in different countries. तो foreign trade से foreign markets जो है आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, या इसको हम इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स भी कह सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड से एक पूरा वर्ल्ड एक मार्केट बन जाता है. Now to the main topic, globalization. Globalization is the process of rapid integration or interconnection between countries. Globalization से क्या होता है कि all over the world जो है countries आपस में connect हो जाती हैं through trade. MNCs are playing a major role in the globalization process. कि globalization process की जो possibility है, जो possible हुआ है because of MNCs हुआ है. More and more goods and services, investment, technology are moving between countries. एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है, टेक्नोलॉजीज एक्सचेंज हो रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रही हैं. ऑल दिस इज द रिजल्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोजर कंटेक्ट विच ईच अदर देन अ फ्यू डेकेड्स बैक. फ्यू डेकेड्स मतलब अगर अभी भी हम 3-4 डेकेड्स पीछे जाएँ तो जो आज की सिचुएशन है, जो वर्ल्ड की क्लोज कनेक्टिविटी है, इट वॉज नॉट देयर. मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोजर कंटेक्ट विद ईच अदर. और आजकल वो आज नाउअडेज वो एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज है. बिसाइड्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, देर इज़ वन मोर वे इन विच द कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड. दिस इज़ थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज. और हमें पता ही है कि इंडिया के जो लोग हैं कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में जाके जॉब कर रहे हैं, उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया है. तो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का ही मूवमेंट नहीं हो रहा है, इवन पीपल आर ऑल्सो मूविंग बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज. People usually move from one country to another in search of income, better jobs और better education. आपको भी पता है कि लोग बेटर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बाहर जाते हैं, बाहर मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं. तो ऑल दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिससे सारा वर्ल्ड इंटरकनेक्ट हो गया है. वी हैव सीन कि बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, people are moving from one country to another country. But what are the factors that enabled globalization? अगर आप कुछ साल पहले जाओ जब लोग ट्रांसपोर्ट इतना डेवलप नहीं था, तो क्या ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाता? बिल्कुल नहीं हो पाता. तो व्हाट आर द फैक्टर्स, किन फैक्टर्स की वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाया? तो फर्स्ट फैक्टर इज टेक्नोलॉजी. Technology, rapid improvement in technology has been one major factor that has stimulated the globalization process. तो टेक्नोलॉजी में जो रैपिड इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत फास्ट इम्प्रूवमेंट हुआ है, उससे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस बहुत स्मूथ हो गया. फॉर इंस्टेंस द पास्ट 50 years हैव सीन सेवरल इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी. तो हम पास्ट 50 years में देखें तो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है. अब कार्गो प्लेन्स जा सकते हैं, कार्गो शिप्स हैं, देयर आर मैनी वेज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. लेकिन अगर कुछ साल पहले जाओ तो ये पॉसिबल था नहीं, जब ट्रेड रूट्स ही डेवलप नहीं थे तो इट वॉज नॉट पॉसिबल. दिस हैज़ मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड लॉन्ग डिस्टेंसेज पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट. तो जो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट की वजह से गुड्स कैन बी डिलीवर्ड फास्टर and to the long distance also at the lower cost. The second factor that enabled globalization is information and communication technology.
In recent times, technology in the areas of telecommunications, computers, internet has been changing rapidly. टेक्नोलॉजी जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो टेक्नोलॉजी में रैपिड डेवलपमेंट हुआ है, ये आप और मैं इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। कैसे कैसे हम सबके हाथ में सेल फोन्स हैं, हम कैसे कनेक्टेड हैं, वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, आपकी क्लासेस ऑनलाइन लग रही हैं। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट इन द टेक्नोलॉजी ओनली. Telecommunication facilities like telegraph, telephone, mobile phones, fax are used to connect one another around the world, to access the information instantly and to communicate from remote areas. दूर दराज के एरिया जहाँ पे अगर नहीं कुछ भी अवेलेबल है तो थ्रू सैटेलाइट भी वहाँ पे कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाया है. लेट अस रिटर्न टू द एग्जाम्पल ऑफ चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडिया. चाइनीज़ टॉयज़ के एग्जाम्पल में चलते हैं. आपको याद है ये एग्जाम्पल कि इंडिया की मार्केट को चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर ने एक्सप्लोर किया और देखा यहाँ पे जो टॉयज़ हैं वो बहुत महंगे अवेलेबल हैं, तो अपने प्लास्टिक टॉयज़ जो चीप टॉयज़ हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करो और यहाँ की मार्केट को कैप्चर करो. तो इस एग्जाम्पल पे अगर आते हैं, सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट्स अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ टॉयज़. अगर इंडियन गवर्नमेंट टॉयज़ के इम्पोर्ट पे टैक्स लगा दे कि हर टॉय पे 20% टैक्स है. सपोज अगर टॉय 100 रुपीज़ का प्राइस पे आता है तो जो भी बायर है इंडिया का उसको उस पर 20% टैक्स देना पड़ेगा. मतलब 120 रुपीज़ देने पड़ेंगे उस टॉय को परचेज करने में. दोज हु विश टू इम्पोर्ट दीज टॉयज़ वुड हैव टू पे टैक्स ऑन दिस. बिकॉज ऑफ द टैक्स बायर्स विल हैव टू पे अ हायर प्राइस ऑन इम्पोर्टेड टॉयज़. तो टैक्स की वजह से अब बायर को ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा. तो Chinese toys will no longer be as cheap in the Indian market as compared as imports from China will automatically reduce. तो what will happen कि इस टैक्स की वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया चाइनीज़ टॉयज़ पे, अब चाइनीज़ टॉयज़ मार्केट में सस्ते अवेलेबल नहीं हैं. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो चाइनीज़ टॉयज़ का इंपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. सपोज़ अगर इंडियन मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट इंडियन टॉय जो है 115 रुपीज़ में अवेलेबल है और चाइनीज़ टॉयज़ अब विद टैक्स आपको 120 रुपीज़ में मिल रहा है, तो विच वन विल यू प्रेफर? डेफिनेटली इंडियन टॉय. तो चाइनीज़ टॉयज़ की मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी. अब जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो उसकी सप्लाई क्यों लाएंगे? तो चाइनीज़ टॉयज़ की जो इम्पोर्ट है वो कम हो जाएगा. इंडियन टॉय मेकर्स विल प्रॉस्पर. तो इंडियन टॉय मेकर जो है वो प्रॉस्पर होंगी, मतलब उनकी हेल्थ कंडीशन जो है वो अब इम्प्रूव हो जाएगी पहले से, वो भी रिच होने लगेंगे. तो देखा आपने कि अगर ये टैक्स अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो इम्पोर्टेड गुड्स जो है वो महंगे हो जाते हैं, और अगर वो महंगे हो जाते हैं तो मार्केट में उनकी डिमांड कम हो जाती है, और मार्केट में डिमांड कम हो जाती है तो लोकल प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है. इट इज़ कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शन हैज़ बीन सेटअप. इसको क्या कहते हैं? जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, इसको कहते हैं बैरियर. बैरियर ऑन द ट्रेड, कि ट्रेड पे या बिजनेस पे गवर्नमेंट ने एक रुकावट लगा दी, एक रोक लगा दी है. और कैसे लगाई? वो टैक्स लगा कर लगाई. गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री. अब गवर्नमेंट क्या है, ये ट्रेड बैरियर्स लगा के डिसाइड कर सकती है कि हमें इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, और किस प्रोडक्ट का इंपोर्ट अलाउ करना है, किसका इंपोर्ट अलाउ नहीं करना है. तो गवर्नमेंट ऐसे डिसीजंस ट्रेड बैरियर्स लेके लगाती है. ओके. The Indian government after independence had put barrier to foreign trade and foreign investment. इंडियन गवर्नमेंट ने आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बैरियर लगा रखे थे, बहुत तरीके की रोक लगा रखी थी. क्यों लगा रखी थी? कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन प्रोड्यूसर्स भी डेवलपिंग स्टेज में थे. अगर उस टाइम ही फॉरेन ट्रेड या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया जाता तो हमारे जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं उनको बहुत लॉस फेस करना पड़ता, वो आगे डेवलप नहीं कर पाते. उससे क्या होता है, इंडियन की इकोनॉमी फॉरेन ट्रेड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती है, जो कि इकोनॉमी के लिए एक खतरा हो सकती है.
और जो कि पहले हुआ भी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे वो ट्रेड के लिए आए, पूरी मार्केट उन्होंने डोमिनेट कर ली और धीरे धीरे पूरा इंडिया उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो इसलिए आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ बैरियर्स लगा रखे थे, बहुत सारे बैरियर्स लगा रखे थे फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, ताकि हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स अच्छे से डेवलप कर पाएँ, एक स्टेबल स्टेज पे पहुंच पाएँ, जिससे कि आगे वो फॉरेन गुड्स से या फॉरेन मार्केट में कम्पीट कर सकें। दिस वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद इन आर कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। तो हमारे अपने प्रोड्यूसर्स को फॉरेन गुड्स के कंपटीशन से सेव करने के लिए स्टार्टिंग में बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स लगाए गए। Industries were just coming up in the 1950s and 1960s, and competition from imports at that stage would not have allowed these industries to come up. 1950s और 60s में जब इंडस्ट्रीज़ डेवलप ही हो रही थी, अगर उस टाइम पे इंपोर्ट्स के साथ कंपटीशन होता तो ये इंडस्ट्रीज़ कभी भी ग्रो नहीं कर पाती। Thus इंडिया अलाउड इंपोर्ट्स ऑफ ओनली essential items such as machinery, fertilizers, petroleum etc. तो उस टाइम इंडिया ने सिर्फ एसेंशियल आइटम्स का ही इंपोर्ट अलाउ किया, जो कि हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, हमारी नेशनल इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी थी। फॉर एग्जांपल मशीनरी, फर्टिलाइजर्स जो कि इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर इट वाज रिक्वायर्ड, एंड पेट्रोलियम ऑल्सो। Note that all developed countries during the early stages of development have given protection to domestic producers in a variety of means. तो you should note कि जो भी कंट्रीज़ आज डेवलप कंट्रीज़ हैं, जब वो अपने अर्ली स्टेज में थी डेवलपमेंट के, तो उन्होंने अपने लोकल प्रोड्यूसर्स को ऐसे ही ट्रेड बैरियर्स के साथ प्रोटेक्शन दिया था। Starting around 1991, some far-reaching changes in the policy of trade in India have taken place. तो 1991 was a very deciding year for the इंडियन ट्रेड, क्योंकि इस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन एलपीजी पॉलिसी को लॉन्च किया, एंड दैट वाज अ रिमार्केबल एफर्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड ऑफ इंडियन इकोनॉमी. The government decided that the time had come for the Indian producer to compete with the producers around the world. It felt that the competition would improve the performance of producers within the country, since they would have to improve their quality. This decision was supported by powerful international organization. Thus, barriers on foreign trade and foreign investment were removed to a large extent. This meant that the goods could be imported and exported easily, and foreign companies could set up factories and offices here. Removing barriers or restrictions set by the government is what is known as liberalization. तो ट्रेड से बैरियर्स या रिस्ट्रिक्शन हटाना is called liberalization. With liberalization of trade, businesses are allowed to make decision freely about what they wish to import और एक्सपोर्ट. तो लिबरलाइजेशन से अब बिजनेस अपनी मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग चीज़ें इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, उन पे कोई भी रोक टोक नहीं है. द गवर्नमेंट इम्पोजेस मच लेस रिस्ट्रिक्शन दैन बिफोर एंड इज़ देयरफॉर सेड टू बी मोर लिबरल. अब गवर्नमेंट कम रिस्ट्रिक्शन लगा रही है ट्रेड पे, तो इससे हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ज़्यादा लिबरल हो गई है. In this previous we have done like this decision was supported by powerful international organization. कि जो इंडिया का डिसीजन है लिबरलाइजेशन का, वो पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया. अब ये पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं कौन सी? वर्ल्ड बैंक के बारे में सुना है आप लोगों ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सुना है. तो दीज आर द पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट सपोर्टेड आर एलपीजी पॉलिसी इन द ईयर 1991. So World Trade Organization, let us study about the World Trade Organization. World Trade Organization is one such organization whose aim is to liberalize international trade. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना, ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ट्रेड है वो फ्री रहे, किसी भी कंट्री में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो. स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज. और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ का इनिशिएटिव है, उन्होंने स्टार्ट किया. WTO establishes rules regarding international trade and sees that these rules are obeyed. इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो भी रूल्स हैं वो WTO बनाती है, और उसका ये भी ड्यूटी है कि इट शुड सी कि दैट दीज रूल्स आर ओबेड. Though WTO is supposed to allow free trade for all, in practice even then the developed countries have unfairly retained trade barriers. चाहे WTO का पर्पस है कि इंटरनेशनल ट्रेड विदाउट बैरियर्स होना चाहिए, लेकिन कुछ डेवलप कंट्रीज़
जो वर्ल्ड इकोनॉमी को डोमिनेट कर रही हैं उन्होंने अभी भी अपनी कंट्रीज़ में कुछ ट्रेड बैरियर्स लगा रखे हैं। ऑन द अदर हैंड WTO रूल्स हैव फोर्स द डेवलप्ड कंट्रीज टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स, और दूसरी तरफ WTO डेवलपिंग कंट्रीज को फोर्स करता है ट्रेड बैरियर्स हटाने के लिए। इट्स वेरी अनफेयर। ग्लोबलाइजेशन एंड impact of globalization in India. Globalization and greater competition among producers, both local and foreign producers, has been of advantage to the consumers, particularly the well-off sections in the urban areas. ग्लोबलाइजेशन और ग्रेटर कंपटीशन से लोकल और फॉरेन प्रोड्यूसर्स के प्रोडक्ट अब इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं, तो हमारे कंज्यूमर्स, वी एज अ कंज्यूमर्स नाउ वी हैव लार्ज नंबर ऑफ चॉइसेस, मोस्टली वेल ऑफ कंज्यूमर्स जो कि ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, जो अपनी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लग्जरीज जो है वो ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए इसका बहुत ही बेनिफिट है। There is greater choice before these consumers who now enjoy improved quality and lower prices for several products. As a result, these people today enjoy much higher standard of living than was possible earlier. अब उनके पास imported products available हैं, वो कहीं के भी product purchase कर सकते हैं, तो उनका standard of living अब बेटर है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर, जब मार्केट में फॉरेन प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थे। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो टेकन अ लॉट ऑफ स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो उसमें है सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। In recent years, the central and state governments in India are taking special steps to attract foreign companies to invest in India. अब इंडियन गवर्नमेंट ये क्यों चाहती है कि फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करें? एक रीज़न इसका ये है कि फॉरेन कंपनीज अगर इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। दूसरा, जब फॉरेन कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी तो वहाँ का एरिया भी डेवलप होगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा। तो इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। तो इस इन्वेस्टमेंट को बूस्टअप करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं। दीज आर इंडस्ट्रियल जोन्स डेट आर स्पेशली फॉर्म्ड टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है कि अगर कोई भी फॉरेन कंपनी इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मीन्स अलग अलग एरिया हैं अलग अलग स्टेट्स में, for the development of these states government has formed these SEZ, special economic zones, कि ये ऐसे एरिया हैं अगर यहाँ पे फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं तो उनको कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर बीइंग सेटअप, SEZ आर टू हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। जो सेज हैं एरियाज़ हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप किए जाते हैं टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है। कंपनीज हु सेट अप प्रोडक्शन यूनिट्स इन द सेज डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years। तो ऐसी कंपनीज जो इन्वेस्ट करती हैं सेज में, उनको फॉर द फर्स्ट 5 years दे डू नॉट नीड टू पे टैक्स ऑन देयर इनकम। तो टैक्स सेविंग हो जाती है और ये बहुत बड़ा बेनिफिट है किसी भी कंपनी के लिए। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने अपने लेबर लॉज में बहुत सारे चेंज किए हैं जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके। You have seen in the chapter 2 that the companies in the organized sector have to obey certain rules that aim to protect the workers' rights. In the recent year, the government has allowed companies to ignore many of these. Instead of hiring workers on regular basis, companies hire workers flexibly for short periods when there is intense pressure of work. This is done to reduce the cost of labor for the company. However, still not satisfied, foreign companies are demanding more flexibility in the labor laws. इंडियन गवर्नमेंट ने अपने लेबर लॉज में बहुत सारे चेंजेस किए हैं या बहुत सारे लॉज रेगुलेशन से इन फॉरेन कंपनी को छूट दे दी है। फॉर एग्जांपल जैसे ही ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की हमने, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड सैलरी होती है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देने होते हैं, तो गवर्नमेंट ने इनको अलाउ कर दिया है कि वो ये सारे रूल्स को ना फॉलो करके टेम्पररी वर्कर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं। बट दीज फॉरेन companies are still not satisfied and then they are demanding for more flexibility in labor laws. Among producer and workers, the impact of globalization has not been uniform. अगर हम producers और workers की बात करें तो globalization का असर एक जैसा नहीं रहा है। कैसे? MNCs have been interested in industries such as cell phones, automobiles, electronics, soft drinks, fast food और services such as बैंकिंग इन अर्बन एरियाज़। तो MNC का जो मेन इंटरेस्ट है वो
हाई क्लास के प्रोडक्ट की तरफ ही है। These products have a large number of well off buyers. ऐसे बायर्स को वो टारगेट कर रहे हैं जो कि इन पे एक्सपेंस अफोर्ड कर सकते हैं। इन दीज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड। तो ऐसी इंडस्ट्रीज में तो न्यू जॉब्स हो गई, बट लेकिन जहाँ पे एमएनसीज का इंटरेस्ट नहीं है, जो कि ऐसे काम जो पुअर सेक्शन को टारगेट करते हैं, एमएनसीज वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, तो वहाँ पे जो है कंडीशंस अभी भी पुअर हैं। Also, local companies supplying raw material etc. These industries have prospered. तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो इन कंपनीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही हैं वो भी प्रॉस्पर कर रही हैं। Secondly, several of the top Indian companies have been able to benefit from the increased competition. और इस competition, जब फॉरेन प्रोडक्ट हमारी मार्केट में है तो ऑब्वियसली कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है, हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि कंपटीशन इंक्रीज होता है। और हेल्दी कंपटीशन इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग। They have invested in new technology and production method and raised their production standards. उन्होंने अपनी न्यू टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन प्रोसेस में, मेथड ऑफ प्रोडक्शन में बहुत सारा इन्वेस्ट किया, जिससे ताकि उनकी प्रोडक्शन भी फॉरेन प्रोडक्ट की कंपैरिजन में सेम हो। Some have gained more from successful collaboration with foreign companies. तो कुछ को फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करके भी बहुत फ़ायदा हुआ है। इस कंपटीशन का स्मॉल प्रोड्यूसर्स पे क्या असर हुआ है, लेट्स हैव अ लुक। देयर वी हैव एग्जांपल ऑफ रवि। Ravi did not expect that he would have to face a crisis in such a short period of his life as industrialist. Ravi took a loan from the bank to start his own company producing capacitors in 1992, an industrial town in Tamil Nadu. Capacitors are used in many electronics, home appliances including tube lights, television, etc. Within 3 years, he was able to expand production and had 20 workers working under him. His struggle to run his company started when the government removed restriction on import of capacitors as per its agreement of WTO in 2001. तो रवि जो कि एक कैपेसिटर मैन्युफैक्चरर था, बहुत अच्छे से काम कर रहा था, उसके अंदर 20 वर्कर्स थे। बट जब WTO के साथ एक एग्रीमेंट ऐसा हुआ जिसमें गवर्नमेंट को कैपेसिटर के इंपोर्ट से रिस्ट्रिक्शन हटानी पड़ी, तो अब क्या हुए, मार्केट में इंपोर्टेड कैपेसिटर्स आ गए, तो रवि के कैपेसिटर की डिमांड कम हो गई। However, competition from the MNC brand forced the Indian television companies to move into assembling activities for MNCs. Even when some of them bought capacitors, they would prefer to import as the price of imported item was half of the price charged by the people like Ravi. तो imported capacitor की प्राइस कम थी, तो जिससे रवि को लॉस सफ़र करना पड़ा, और धीरे रवि के कई फ्रेंड्स ऐसे थे जिन्होंने अपना बिजनेस तो बंद ही कर दिया। अब रवि के पास कम काम रह गया है और उसका बिजनेस बहुत तरीके से सफ़र कर रहा है। तो हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट सब पे सेम सा नहीं है। सो नाउ वी नीड फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो स्ट्रगल्स फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, द अबव एविडेंस इंडिकेट्स दैट नॉट एवरीवन हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। तो रवि के एग्जाम्पल से हमें पता लगता है कि सभी को ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा नहीं हुआ है। तो जिनके पास एजुकेशन है, स्किल है, वेल्थ है, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया। ऑन द अदर हैंड देयर आर मैनी पीपल हु हैव नॉट शेयर्ड दीज बेनिफिट्स। तो कई ऐसे भी हैं जिनको इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। सिंस ग्लोबलाइजेशन इज़ नाउ अ रियलिटी, आजकल की रियलिटी ही है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन के बिना कोई भी कंट्री पॉसिबल नहीं है। द क्वेश्चन इज़ कि हाउ टू मेक दिस ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर। तो हम इस ग्लोबलाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फेयर कैसे बना सकते हैं। Fair globalization would create opportunities for all and also ensure that the benefit of globalization are shared better. First of all, fair globalization होता क्या है? Fair globalization जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज सभी के लिए अवेलेबल हो और बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से शेयर किया जाए ऑल ओवर द कंट्री। द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल। और इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। Its policies, government must form such policies that protect the interest not only of the rich and powerful but all the people in the country. तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि जिससे सिर्फ पावरफुल या रिच लोगों को ही फ़ायदा नहीं बल्कि पूरी कंट्री के सभी लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट द लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड द वर्कर्स गेट देयर राइट्स। हमने एग्जाम्पल में देखा कि
जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उसमें लेबर लॉज में कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो फॉरेन कंपनीज़ को या मल्टीनेशनल कंपनीज़ को इसमें छूट दी जाती है। तो उससे क्या होता है कि लेबर का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाता है। मीन्स जो पहले अगर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है तो उसके 8 आवर्स वर्किंग है, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में टाइम की कोई लिमिट नहीं है। 10 आवर्स 12 आवर्स दे आर वर्किंग, दे आर नॉट गेटिंग सैलरी फॉर द संडेज, और अगर वो लीव लेते हैं तो उनकी सैलरी उनको नहीं मिलती है। तो लेकिन एमएनसीज ऐसे लूप होल्स का फ़ायदा उठा रही हैं जिससे वर्कर्स कम एक्सप्लॉयट हो रहे हैं और उनको ओवर टाइम करना पड़ता है ताकि वो अपनी अपनी फैमिली का या अपना जो एक्सपेंस है वो मेंटेन कर सकें। तो गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि वो इन लेबर्स को भी प्रोटेक्ट करे और वर्कर्स गेट देयर राइट्स। It can support small producers to improve their performance till the time they become strong enough to compete. Small producer जो कि MNCs के दबाव में अपनी प्रोडक्शन को, अपनी बिजनेस को बंद करने की कगार में है, ऐसे प्रोड्यूसर्स को गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, तब तक सपोर्ट करना चाहिए दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट, ताकि वो फॉरेन प्रोडक्ट से कम्पीट करने लायक हो सकें। इफ़ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स, इट कैन नेगोशिएट एट द WTO फॉर फेयर रूल्स। अगर ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट को कुछ ट्रेड बैरियर्स भी लगाने चाहिए और उसको WTO से फेयर रूल्स, मीन्स ऐसे रूल्स जो डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए सेम होने चाहिए, और फेयर रूल्स के लिए उसको WTO से नेगोशिएशन करना चाहिए। It can also align with other developing countries with the similar intention to fight against the domination by developing countries in the WTO. कई सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ आपस में इकट्ठे होके जो डेवलप्ड कंट्रीज़ का डोमिनेशन है WTO पे, उसके अगेंस्ट उनको फाइट करना चाहिए। यार आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जांपल ऑफ USA ने WTO से डेवलपिंग कंट्रीज़ में उनके एग्रीकल्चर को ना सपोर्ट करने के लिए एक एग्रीमेंट करवाया कि वो अपने फार्मर्स को अननेसेसरली सपोर्ट नहीं करेंगे। बट USA खुद अपनी कंट्री में अपने फार्मर्स को अननेसेसरी सपोर्ट करता है ताकि उसके फार्मर्स दूसरी कंट्रीज़ में अपना एक्सपोर्ट कर सके, और उसके फार्मर्स के एक्सपोर्ट करने की वजह से जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ के फार्मर्स जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। This was all about this chapter. Now let's sum up this chapter. What we have done in this chapter, we have looked at the present phase of globalization, कि आजकल ग्लोबलाइजेशन क्या है। सोचो अगर ग्लोबलाइजेशन ना होता तो क्या होता। सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि अगर ग्लोबलाइजेशन ना होता तो हम लॉकडाउन में ना बैठे होते, चाइना में कोई बीमारी स्टार्ट हुई और वो चाइना में ही ख़त्म हो जाती, हमें पता भी नहीं लगता कि कौन सी प्रॉब्लम आई। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि लोग दे आर एबल टू ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। अब ये COVID-19 ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज। MNCs आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। अगर MNCs ना होती तो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इतना डेवलप भी नहीं होता। More and more MNCs are looking for locations around the world that are cheap for their production, और MNCs all over the world ऐसे locations की सर्च में हैं जो कि उनके प्रोडक्शन के लिए चीपली अवेलेबल हो। प्रोडक्शन इज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन कम्प्लेक्स वेज। हम देखते हैं कि MNCs जो प्रोडक्शन प्रोसेस है MNCs का, उसकी कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलर IIT हैज़ प्लेड अ बिग रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। Liberalization of trade and investment has facilitated globalization by removing barriers to trade and investment. WTO has put pressure on developing countries to liberalize trade and investment. High need for fair globalization, as it will ensure that the benefits of globalization are shared better. That was all about this chapter. Go through this chapter, make proper notes, and we can discuss more about this chapter in our online class. And if you have any doubt, you can ask me in the comment section. Till then, stay safe, stay healthy, and